पीएम मोदी आज अपने यूरोप दौरे से हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। 5 दिन के इस दौरे पर पीएम ने दुनिया भर के सबसे बड़े मंचों पर हिंदुस्तान का परचम लहराया। इसी बीच कुछ हल्के फुल्के पल भी नजर आए। पीएम मोदी के साथ ग्लासगो में एक देश के बड़े नेता ने मोदी को बताया अपने देश में सबसे पॉपुलर और उन्हें अपनी पार्टी ज्वाइन करने का न्योता भी दे डाला। ग्लासगो के एयरपोर्ट से हिंदुस्तान के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी को विदाई देने भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ होटल के बाहर पहुंचे। लोगों ने गुजारिश की कि ढोल पर पीएम भी थाप दे दें। मोदी ने भी भारतीयों को निराश नहीं किया, हाथ में स्टिक पकड़ी और ढोल पर दे दी थाप। मोदी के स्वागत में बड़ी संख्या में बच्चे भी आए थे। पीएम मोदी ने भी बच्चों को पूरा समय दिया, उनसे बात की, ऑटोग्राफ दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने अरबपति कारोबारी बिल गेट्स से मुलाकात की। वो नेपाल के प्रधानमंत्री, यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी मिले, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से उनकी मुलाकात का वीडियो वायरल है। इसमें बेनेट न सिर्फ इजराइल में मोदी की लोकप्रियता बता रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो मजाकिया लहजे में पीएम मोदी से अपनी पार्टी भी ज्वाइन करने का न्योता दे दिया। दुनिया के बड़े नेताओं के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनकी कूटनीतिक समझ की पैठ का लोहा इस यूरोप दौरे पर पूरी दुनिया ने माना। तो चलिए कुछ और खबरें आपको दिखा देते हैं और बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन से। आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। ग्लासगो में हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया और मानवता को बचाने के लिए सूर्य मंत्र दिया है। प्राचीन भारत विश्व गुरु था। प्राचीन भारत और अब आधुनिक भारत भी एक बार फिर से दुनिया को राह दिखाने का काम करने जा रहा है। सूर्याद भवन्ति भूतानि सूर्येण पालिताति तू। इसरो विश्व को एक सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन देने जा रही है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। विश्व को बचाने के लिए सूर्य मंत्र। पूरी दुनिया के बड़े नेता जब जलवायु परिवर्तन पर मंथन के लिए ग्लासगो में जुटे तो उन्हें रास्ता दिखाया हिंदुस्तान ने। ग्लासगो में COP26 लीडर्स इवेंट में पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति और विज्ञान ही दुनिया को बचाने का इकलौता रास्ता है। सूर्याद भवन्ति भूतानि सूर्येण पालिताति तू। अर्थात सब कुछ सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है, सबकी ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है और सूर्य की ऊर्जा से ही सबका पालन होता है। पृथ्वी पर जब से जीवन उत्पन्न हुआ तभी से सभी प्राणियों का जीवन चक्र, उनकी दिनचर्या सूर्य के उदय और अस्त से जुड़ी रही है। आधुनिक काल में मनुष्य ने सूर्य द्वारा स्थापित चक्र से आगे निकलने की होड़ में प्राकृतिक संतुलन को डिस्टर्ब किया और अपने पर्यावरण का बड़ा नुकसान भी कर लिया। अगर हमें फिर से प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का संबंध स्थापित करना है तो इसका रास्ता हमारे सूर्य से ही प्रकाशित होगा। हिंदुस्तान में सूर्य की उपासना होती है। सूर्य को ऊर्जा का स्रोत हजारों सालों से माना जाता है। पीएम मोदी ने एक बार दुनिया को फिर याद दिलाया कि ऊर्जा मौजूद है, बस उसका लाभ उठाने के लिए देशों को स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा और धरती के कल्याण के लिए प्राचीन भारत के दिखाए रास्ते पर चलना पड़ेगा।
जितनी ऊर्जा पूरी मानव जाति साल भर में उपयोग करती है, उतनी ऊर्जा सूर्य 1 घंटे में धरती को देता है। और यह अपार ऊर्जा पूरी तरह से क्लीन है, सस्टेनेबल है। वन वर्ल्ड, वन ग्रिड इसी चुनौती का हल है। एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड से क्लीन एनर्जी हर जगह, हर समय मिल पाएगी। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में दुनिया को बचाने के लिए सूर्य मंत्र भी दिया और ये भी बता दिया कि हिंदुस्तान विश्व को एक और तोहफा देने जा रहा है। इसरो विश्व को एक सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन देने जा रही है। इस कैलकुलेटर से सैटेलाइट डेटा के आधार पर विश्व की किसी भी जगह की सोलर पावर पोटेंशियल एप्लीकेशन, सोलर प्रोजेक्ट्स का लोकेशन डिसाइड करने में उपयोगी होगा एवं इससे वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड को भी मजबूती मिलेगी। पांच दिन के यूरोप दौरे के बाद पीएम मोदी 2 नवंबर की देर रात हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। और अब इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के बाद चीन की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही है। बड़ी बात यह है कि मल्टीनेशनल कंपनियां लगातार अब चीन से अपना बिजनेस समेट रही हैं। इसी कड़ी में याहू ने अब यह कह दिया है कि वो चीन के साथ काम नहीं करेंगे। याहू ने चीन में बिजनेस की अड़चनों पर कानूनी पचड़े का हवाला देकर अपना पूरा काम समेट लिया है। तो चीन का यह कदम उल्टा पड़ सकता है, ये बाइडेन ने भी कहा है। एक तरफ जहां विश्व मंच पर हिंदुस्तान की तारीफें हो रही है, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो वहीं चीन की थू-थू हो रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 सम्मेलन में नहीं गए और जलवायु परिवर्तन बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए थे। I think it's been a big mistake, quite frankly, for China, with respect to China not showing up. The rest of the world is going to look to China and say, what value added are they providing? And they've lost an ability to influence people around the world and all the people here at COP. The same way I would argue with regard to Russia. तो G20 में शामिल नहीं होने पर चीन को फटकार पड़ी है। और एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता देते हैं, कोरोना के बाद चीन की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां लगातार चीन से अपना बिजनेस समेट रही है। इसी कड़ी में याहू ने अब कह दिया है बाय बाय। याहू ने चीन में बिजनेस की अड़चनों और कानूनी पचड़े का हवाला देकर अपना पूरा काम समेट लिया। चीन वैसे भी पूरी दुनिया में इसलिए बदनाम है क्योंकि वो वहां की टेक्नोलॉजी कंपनियों पर पूरा कब्जा करता है ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके। तो कोरोना से चीन की आर्थिक हालात पर बहुत बुरा असर पड़ा है और अब ऐसे में याहू ने भी चीन को बाय बाय कह दिया है। चीन से याहू ने अपना बिजनेस पूरी तरीके से समेट लिया है। चीन से धीरे धीरे करके तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां अपना बिजनेस समेट रही हैं। उसी कड़ी में अब याहू ने भी अपना बिजनेस समेटने का ऐलान कर दिया है। चीन को टाटा बाय बाय कर दिया है। कोरोना से चीन की आर्थिक हालात पर जो असर पड़ना शुरू हुआ है, उसी कड़ी में अब याहू ने भी चीन को टाटा बाय बाय कर दिया है। तो चीन में बिजनेस करने की अड़चन और उसके बाद कोरोना के हालात पर कई मल्टीनेशनल कंपनियां चीन को टाटा बाय बाय कर रही हैं। इसी कड़ी में याहू नई कंपनी है जिसने चीन को टाटा बाय बाय किया है। तो अब कोरोना से लड़ाई में एक अहम खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में 8 नवंबर से 5 से 11 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। यह फैसला सरकारी संस्था CDC की मंजूरी के बाद लिया गया है। CDC ने बच्चों के लिए फाइजर के टीके पर मंजूरी की आखिरी मुहर लगा दी है। यह भी आपको बता दें कि पहले FDA इन टीकों को मंजूरी दे चुका है। हिंदुस्तान में हर त्योहार भाईचारे का एक संदेश लेकर आता है और यही देश की गंगा जमुनी तहजीब भी है। इसी तहजीब का सबक दिखा दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। आप भी देखिए। दरगाह पर दिवाली के दिन गंगा जमुनी तहजीब की बोलती तस्वीरें।
पूरी दुनिया में मशहूर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में कुछ यूं मनी दीवाली। सिर्फ दिए नहीं जले बल्कि एक संदेश भी तैरा फिजाओं में। और मैं यहाँ पर दरगाह पे जो आई हूँ, मैंने चिरागा किया है। मेरा मकसद यही है कि जो दिलों में अंधेरे आ चुके हैं लोगों के, जो नफरतें फैल चुकी हैं, वो सब नफरतें ख़त्म हो। और ये जो दिवाली का त्यौहार है, अल्लाह करे ये ऐसी रोशनी फैलाए मेरे हिंदुस्तान में कि फिर से मेरा हिंदुस्तान एक चहकता महकता हुआ हिंदुस्तान बने। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दुनिया को हमेशा इंसानियत, भाईचारे और प्यार की सीख दी। इसलिए उनके चाहने वाले भी दिए जलाकर दिवाली मना रहे हैं, खुशियों का संदेश दे रहे हैं। दरअसल हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर सालों से दिवाली मनाई जा रही है। यहाँ हर साल बसंत पंचमी भी मनाई जाती है। इस दरगाह पर हर धर्म के मानने वाले मत्था टेकने आते हैं। इसलिए दिवाली से पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को दीयों और लाइटों से सजाकर भाईचारे का संदेश दिया गया। तो छोटी दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से और एबीपी न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से। और याद रहे, ये दिवाली है खुशियों वाली। कल धनतेरस था, आज छोटी दिवाली है और कल दिवाली का महापर्व। इस महापर्व में ऐसा बहुत कुछ है जिसने देश को गर्व करने का मौका दिया है। धनतेरस के दिन रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हुई जो बहुत कुछ कहती है। छोटी दिवाली के दिन अयोध्या में दीपोत्सव नए रिकॉर्ड बनाने वाला है और सबसे बड़ी बात ये कि ये दिवाली बढ़ती इकोनॉमी का संदेश लेकर भी आई है। दिवाली से पहले देश भर में रौनक नजर आ रहा है, लेकिन श्री राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त अलग रौनक नजर आ रही है। आज अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 12 लाख दियों से पूरी अयोध्या जगमगाएगी। अयोध्या सजी हुई है, गली गली रोशन है। आज 12 लाख दीपों से बनेगा नया रिकॉर्ड। राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलाए जाएंगे और अयोध्या शहर में 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। देखिए तो दीपोत्सव से एक रात पहले ही अयोध्या कैसे जगमगा उठी। ये जो राम की पैड़ी है, इसके दोनों हिस्सों पर लगाए गए हैं दिए। 9 लाख दियों को रखने का जो सिलसिला है पूरा हो गया है। अलग अलग आकारों में दियों को रखा गया है। कहीं पवनसुत हनुमान के आकार में दियों को सजाया गया है, कहीं किसी और आकार में। तो ये पूरी तैयारी है, ना केवल दियों को रखने की तैयारी, बल्कि जरा अरविंद जी दूर उस दरवाजे को दिखाइए। इस इलाके में आने का जो रास्ता है, वहां पर इस तरीके से दरवाजे बनाए गए हैं, डिजिटल दरवाजे, जिनमें अलग अलग तरीके की रोशनी वाली लाइटें लगी हैं। ये तस्वीरें राम की पैड़ी की हैं, जहां लेजर लाइट विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आज लेजर शो से राम कथा बताई जाएगी। राम की पैड़ी पर सजे हैं लाखों दिए, तो उन दियों के संग आधुनिकतम तकनीक भी है पर्व मनाने के लिए दीपोत्सव को। और ऐसी एक तकनीक देखिए, जो लेजर लाइट शो है इस समय चल रहा है। जो राम की पैड़ी की इमारत बनाई गई है, वहां पर आपको लेजर लाइट से तमाम तरीके की तस्वीरें जो राम कथा का हिस्सा है वो दिखाई दे रही हैं। उन तस्वीरों में जो प्रभु श्री राम के पूरे जीवन काल की जुड़े घटनाक्रम हैं। पूरे देश में दिवाली भले ही 4 नवंबर को मनाई जाने वाली है, लेकिन अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत 1 नवंबर को हो चुकी है। और आज यहाँ दोपहर 3 बजे राम सीता का प्रतीकात्मक पुष्पक विमान राम कथा पार्क में उतरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी खुद करेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे राम कथा पार्क में राम सीता की पूजा अर्चना होगी और आरती की जाएगी। शाम 5:20 पर नए सरयू घाट पर आरती का कार्यक्रम है, जिसमें तमाम VIP शामिल होंगे। शाम 6 बजे राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जिसमें 9 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे। शाम 6:30 बजे राम की पैड़ी पर 3D होलोग्राफिक शो होगा और रामायण पर आधारित लेजर शो भी किया जाएगा। रात 8:30 बजे श्रीलंका के कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। कहा जा रहा है इस साल सबसे आकर्षण का केंद्र होगा दीपोत्सव पर 500 ड्रोन से रामायण। अयोध्या में चल रही इन तमाम तैयारियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं और हजारों वॉलेंटियर्स इस काम में दिन रात जुटे हैं। दीपोत्सव देश के लिए खास है, लेकिन अयोध्या में दिवाली पर हर साल नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और इसीलिए पूरे देश की निगाहें अयोध्या के दीपोत्सव पर लगी हैं। चलिए, दिवाली महापर्व पर आज दूसरा दिन है, जिसे नरक चौदस के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। आज के समय में सबसे बड़ा राक्षस मंदी बन गई थी।
लेकिन कल धनतेरस के दिन लगा कि मंदी का ये राक्षस आखिरी दिन गिन रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में ज्वेलरी शॉप वालों की खुशी देश के लिए अच्छी खबर है। तकरीबन 2 साल बाद दिवाली जो है वो हंसी खुशी वाली दिवाली है, उत्साह है लोगों में। आज धनतेरस का दिन है, क्या कुछ खरीद रहे हैं? हाँ, कुछ खरीदना है, मैडम को लेके आए साथ में। कैसा लग रहा है 2 साल बाद दिवाली पे खुल के बाहर निकले, शॉपिंग करी जा रही है इस बार, कैसा माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। क्या कुछ कहेंगी? और सबकी दिवाली बहुत अच्छी हो, इसी तरह से हम आगे और भी अच्छी दिवाली मनाते रहे। कितने कस्टमर्स आए, कैसा रहा आज पूरा दिन? आज सारा दिन ही बिजी रहे हैं जब से हम आए हैं, और लग रहा है कि 2 साल के बाद वापस वो हमारा त्योहार आया है। धनतेरस के दिन रिकॉर्ड 9,200 करोड़ रुपए के सोना चांदी की खरीद हुई है। कल देश भर में करीब 15 टन सोने की खरीद हुई, जिसकी रिकॉर्ड कीमत 7,500 करोड़ लगाई जा रही है। कुल 250 टन चांदी की खरीद हुई, जिसकी कुल कीमत 1,700 करोड़ रुपए है। भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी न्यू मार्केट में खरीदारी करने पहुंचे। प्रार्थना ये है कि सबके घर में धन की वर्षा हो, सुख समृद्धि आए, रिद्धि सिद्धि आए और सबके घर और आंगन खुशियों से भर जाए। सिर्फ एक शहर का हाल ऐसा नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। मुंबई में ज्वेलरी शॉप हो या कोलकाता की, सूरत की तस्वीरें हो या गुवाहाटी की, यानी देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक धनतेरस पर बाजारों में भीड़ दिखाई दी। ये तस्वीरें पिछले साल के माहौल से काफी अलग हैं। दिवाली के बाद शादी का सीजन शुरू हो जाता है और ऐसे में मार्केट में मांग बढ़ती है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। सिर्फ सोने चांदी के ही नहीं बल्कि मिठाई के कारोबारी भी खुश हैं। बहुत अच्छा भी अभी आम ग्राहक के अंदर, क्योंकि 2 साल से आदमी कहीं निकल नहीं पाया और बाजार भी ऐसे ही खुला नहीं था। सो अभी थोड़ा गवर्नमेंट की कुछ को मतलब कुछ ये किया, सो इसकी वजह से अभी थोड़ा सा आदमी लोग खुल के अभी खरीदारी कर रहे हैं और बाजार में उत्साह भी है। दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार गुलजार है। बाजारों में भीड़ इतनी है कि इन्हें देखकर कोरोना का खतरा मंडराता जरूर दिख रहा है। पर देश के लिए अच्छी बात यह है कि त्योहारी सीजन के बाद भी कोरोना केस बढ़ने की रफ्तार घट रही है। अब तक देश में 1 अरब 6 करोड़ 85 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। इसे बढ़ाने को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण की कम दर वाले जिलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। 50% से कम कवरेज वाले 40 जिलों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। ये भी तय है, कोरोना भागेगा तो ही देश के विकास का रास्ता खुलेगा। इसीलिए एबीपी न्यूज अपील करता है, आप भी मास्क पहनकर रखें और त्योहारी सीजन में खास ध्यान दें। तो बाजारों में ये रौनक हमने आपको दिखाई। बता दें कि धनतेरस पर खरीदारी और ये रौनक सिर्फ एक संकेत है। ऐसे कई और संकेत हैं जो बता रही हैं कि इकोनॉमी पटरी पर एक बार फिर लौट रही है। बाजारों की भीड़ एक संकेत है, अर्थव्यवस्था में लौटती जान का। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी, विकास दर गोते लगा रही थी। अब चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 10% या उससे ज्यादा रहने का अनुमान है। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले सालों में भी भारत की इकोनॉमी 8% से ज्यादा रहने का अनुमान है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेशकों का अब बहुत अच्छा एक रुझान बन रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर निवेश भी बढ़ जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ गया, और आपने अभी देखा होगा कि जो लेटेस्ट नंबर आया है कि सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शायद 2% कम हुआ है, अगर उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर 27% बढ़ा है। तो ये सब मिला के जो है वो एक ऐसा मोमेंटम अब हो रहा है कि मुझे लगता है कि 10% से ऊपर तो इस साल होगा ही, मगर आने वाले सालों में भी, जैसा मैंने अभी यहाँ पे कहा, हमारी अर्थव्यवस्था 8% पे बढ़ेगी। मंथली IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI के आंकड़े भी बता रहे हैं, अर्थव्यवस्था 7 महीने में अक्टूबर में सबसे तेज बढ़ी है। लगातार चौथे महीने ये विस्तार देखा गया है, यानी कोरोना का बुरा असर अब हट रहा है। अक्टूबर में ये 55.9% पहुंच गया, जबकि सितंबर में ये 53.7 था। अगस्त में PMI इंडेक्स 52.3 पर था। इस इंडेक्स के 50 से ऊपर होने का मतलब ही है इकोनॉमी में विस्तार होना। इसके मायने ये कि देश में नई मांग पैदा हो रही है। GST का बढ़ता कलेक्शन भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर ये जानकारी दी।
अक्टूबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन अब तक का दूसरा सर्वाधिक है। अक्टूबर में कुल 1,30,127 करोड़ का राजस्व इकट्ठा किया गया। ये पिछले साल इसी महीने से 24% ज्यादा है और 2019 के अक्टूबर महीने से 36% ज्यादा। यानी ये जो बाजार में रौनक दिख रही है या फिर शिमला जैसे टूरिस्ट स्पॉट गुलजार दिख रहे हैं, इसके पीछे अर्थव्यवस्था में लौटती जानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का निर्यात इस साल अब तक अच्छा है, जिसमें पहली तिमाही में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में विदेशी निवेश भी लगातार हुआ है। इस साल विदेशी मुद्रा भंडार $63 बिलियन की बढ़त के साथ $640 बिलियन तक पहुंच गया है। नौकरियों में जॉब स्पीक की रिपोर्ट बता रही है कि अक्टूबर में नियुक्तियों में 43% की बढ़त देखने को मिली है। अच्छी बात यह है, इस साल मानसून अच्छा था, इससे खरीफ की फसल सामान्य रहने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण मांग बढ़ेगी, जिसकी अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करीब 40% है। कोरोना के कारण अब भी कई प्रतिबंध लागू हैं, लेकिन कोरोना केस कम हो रहे हैं, जिसके चलते प्रतिबंध हटेंगे और अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ेगी। इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ रोजगार के मौके और आमदनी भी बढ़ेंगी। लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और महंगाई दिवाली का मजा अब भी खराब कर रही है। यूपी में चुनाव है, जिन्ना का जिक्र अखिलेश यादव कर चुके हैं। अब यूपी के सियासी रण में पाकिस्तान की एंट्री बीजेपी सांसद ने करवा दी है। देखिए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। अखिलेश ने जिन्ना को लेकर बयान 31 अक्टूबर को दिया, लेकिन यूपी में बीजेपी उसको बार बार निशाना भी बना रही है, जिंदा भी रख रही है और चुनावी एजेंडा भी सेट कर रही है। यूपी में चुनाव हो और पाकिस्तान का मुद्दा न उठे, ये हालिया चुनाव में हुआ नहीं। अब बस्ती से बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने अखिलेश को पाकिस्तान चले जाने का सुझाव दिया है। मेरा आप सबके माध्यम से अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी से ये मांग है कि जिसको हिंदुस्तान में अपना हीरो नज़र नहीं आता है, जिसको हिंदुस्तान में कोई महान पुरुष अपना आदर्श नहीं नज़र आता है, ऐसे अखिलेश यादव जी को पाकिस्तान में जाकर के चुनाव लड़ने का निर्णय लेना चाहिए। दरअसल अखिलेश ने जिन्ना का जिक्र कर बीजेपी को वो मुद्दा दे दिया है जिसे वो चुनावों तक नहीं छोड़ेंगे। सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम, मंत्री सब जिन्ना के बहाने अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं। देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है, ये तालिबानी मानसिकता है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है। तो ये तो अपने आप में उन्होंने अपमानित कर दिया हमारे महापुरुषों को कि वो जिन्ना के ही रिश्तेदारों से वोट लेना चाहते होंगे, ऐसा कुछ उनके मन में चल रहा होगा। अब जिन्ना का जिक्र कर अखिलेश बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह में घिरते नजर आ रहे हैं। बयान के बाद अब लीपा पोती की कोशिशें तेज हुई हैं। लोग परेशान हैं, लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं है, किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, चिरहरण हो रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा न कर ले, इसलिए वो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जिन्ना का जिक्र अखिलेश की सियासी भूल है या सोची समझी रणनीति, इसका पता तो चुनाव में चलेगा, लेकिन ये भी तय है कि बीजेपी यूपी चुनाव तक इस मुद्दे की गूंज ठंडा नहीं पड़ने देगी। चलिए देश के टीकाकरण की रफ्तार से जुड़ी खबर कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने लैंड किया, लेकिन इसी के साथ उनकी अगली बैठक की भी तैयारी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में वैक्सीनेशन सबसे ऊपर है। विदेश दौरे से लौटते ही आज पीएम उन जिलों के शीर्ष अधिकारियों से बात करेंगे जिनके जिलों में टीकाकरण बहुत कम हुआ है। देश लौटने के बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कम टीकाकरण वाले 40 से ज्यादा जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में कोविड के टीकों की पहली खुराक के 50% से कम कवरेज और दूसरी खुराक के कम कवरेज वाले जिले शामिल होंगे। इन जिलों में दिल्ली का उत्तर पश्चिम जिला, हरियाणा का नूह, बिहार का अररिया और छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला शामिल है। साथ ही इसमें झारखंड के 9 जिले, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के 6, मणिपुर और नागालैंड के 8, मेघालय के 4 और तमिलनाडु, मिजोरम और असम के 1 जिले शामिल हैं।
इस मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। हाल ही में देश ने टीकाकरण में 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया है और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाए, जिससे देश में कोरोना को मात दी जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रूज ड्रग्स कांड में हर रोज नए मोड़ आते जा रहे हैं और इन नए मोड़ों के जरिए लड़ाई कहां से कहां पहुंच गई है, इस बात का अंदाजा आप नवाब मलिक के उन आरोपों से लगा सकते हैं जिनमें एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लाखों रुपयों की कीमत के जूते और कपड़े पहनने का आरोप लगा दिया गया। बहुत सारे अधिकारी टीवी पे आते हैं, किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपये से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपये की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी से शुरू हुई लड़ाई अब एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की ईमानदारी पर आकर थम गई है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर लगातार हमले कर रहे हैं। उनके ताज़ा हमले अब समीर वानखेड़े की ईमानदारी पर सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपये से महंगा नहीं, इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 70,000 के शर्ट पहने। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों का जवाब उनकी बहन यास्मीन ने दिया है। मेरा भाई, मुझे पता है, मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए और वही कपड़े वो पूरे 1 साल चलाता है। ये अगर उसको वो कपड़े जो और वो लिख के रखता है कि उसको क्या क्या चाहिए। सूत्रों के मुताबिक समीर वानखेड़े नियमों के मुताबिक हर साल अपने विभाग को अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी मुहैया कराते हैं। इसके मुताबिक समीर वानखेड़े के पास 4 एकड़ जमीन है। ये पारिवारिक संपत्ति महाराष्ट्र के वाशिम जिले में है। 17 साल पहले 2004 में समीर को एक घर मिला था। 800 स्क्वायर फीट का घर उनकी मां जाहिदा ने दिया था। मुंबई में ये घर समीर और उनकी मां के नाम पर है। मां जाहिदा वानखेड़े के नाम पर 1999 में एक फ्लैट लिया गया। 700 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट भी समीर वानखेड़े के पास है। समीर की आंटी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी मौत के बाद उनका 1000 स्क्वायर फीट का दफ्तर भी समीर को मिला है। नवी मुंबई में 1100 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट भी समीर के पास है। इसके अलावा 2016 में समीर वानखेड़े ने 1100 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट भी खरीदा था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की घड़ी की कीमत भी 50 लाख की बताई है, लेकिन घड़ी के बारे में वानखेड़े के परिवार का कहना है कि साल 2005 में समीर को उनकी मां ने करीब 55,000 रुपए की घड़ी गिफ्ट की थी। समीर की मां ने उन्हें घड़ी तब गिफ्ट की थी जब समीर की सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में पहली नौकरी लगी थी। समीर की मां जाहिदा वानखेड़े का साल 2015 में निधन हुआ था। समीर वानखेड़े को घेरने के लिए नवाब मलिक ने उनकी संपत्ति के साथ साथ उनके कामकाज पर भी सवाल उठाए। नवाब मलिक का आरोप है कि वानखेड़े लोगों को डरा धमका कर वसूली करते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी एक प्राइवेट सेना बना रखी है। फिर कह रहा हूँ कि प्राइवेट आर्मी का खेल था। उगाई के धंधे में ये सारे प्राइवेट आर्मी के लोग थे और लेडी डॉन भी इस धंधे में शामिल थी। लॉयर को या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सन को कोई लेडी डॉन बोलता है न, किसी सब औरतों को पकड़ते हैं खानदान की, उनको किसी को डॉन, किसी को पेडलर, पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं। आई टेक अ ब्रेक मिस्टर नवाब, टेक अ ब्रेक। ड्रग्स केस में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के साथ साथ उनकी बहन के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। नवाब मलिक ने एक व्हाट्सएप चैट के जरिए कई सनसनीखेज आरोप लगाए। जैस्मिन वानखेड़े अपना विजिटिंग कार्ड, लोकल लोकेशन उसको शेयर कर रही हैं। दूसरा स्क्रीनशॉट में वो उससे बात कर रही हैं कि क्या चल रहा है, पिटाई हो रही होगी। अगर एक अपराइट अफसर, उसकी बहन वकील है, तो किस तरह से जिन्हें एक्यूज बनाया जाता है उससे संवाद करती है। नवाब मलिक के ये आरोप गंभीर थे। इस पर सफाई देने के लिए समीर वानखेड़े खुद सामने आए। सलमान नाम के एक ड्रग पेडलर ने मेरी बहन से संपर्क किया था, लेकिन वो एनडीपीएस के केस नहीं देखती, इसलिए उसने केस लेने से मना कर दिया। सलमान ने हमें बिचौलियों के जरिए फंसाने की कोशिश की। फिलहाल वो जेल में है। बिचौलियों ने मेरे खिलाफ एक झूठी शिकायत भी की थी, जिसमें कुछ नहीं निकला। ड्रग्स माफिया सलमान जैसे लोगों का इस्तेमाल मेरे परिवार के खिलाफ कर रहे हैं।
समीर वानखेड़े, जोनल अफसर, एनसीबी। बहरहाल ड्रग्स नेटवर्क को बेनकाब करने के नाम पर शुरू हुआ ये केस एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के खेल में बदल गया है। देखना होगा कि जाति और धर्म से होते हुए ये लड़ाई जिस तरह कपड़ों और जूतों तक पहुंच चुकी है, ऐसे में उसका कोई नतीजा निकलेगा। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें जो अभी अभी आई है। पीएम मोदी 5 दिन के यूरोप दौरे के बाद अभी देश लौटे हैं। ग्लासगो से अभी कुछ देर पहले ही पीएम मोदी की फ्लाइट लैंड हुई है दिल्ली में। पीएम मोदी यूरोप दौरे से लौट गए। G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बने थे। 5 दिनों के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी की वापसी हो चुकी है। G20 में जलवायु सम्मेलन में एक सूर्य एक किरण का नारा दिया। पीएम मोदी यूरोप दौरे से दिल्ली लौट चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से कुछ देर पहले पीएम की फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब के चुनाव से जुड़ी खबर है। पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के कांग्रेस से इस्तीफे और नई पार्टी के ऐलान के बाद कांग्रेस तो पार्टी के भीतर टूट का दर्द सताने लगा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे और नई पार्टी के ऐलान के साथ ही पंजाब कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं। पार्टी में टूट के डर से आनन फानन में बीती रात चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में मौजूदा हालात से निपटने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो इस्तीफा भेजा है और साथ ही उन्होंने पार्टी का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। किसी को पकड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो निर्णय लिया जी, मेरा उनसे यही कहना है कि पंजाब की भलाई के लिए जो भी आप कर सकते हैं, पंजाब की भलाई किसी कांग्रेस की नुकसान होगा कैप्टन के जाने से? नुकसान और भलाई इसमें अंतर। कैप्टन के साथ जाएंगे, कैप्टन के साथ तो नहीं जाएंगे विधायक? लेकिन जब उनसे अमरिंदर के इस्तीफे पर सवाल पूछा गया तो हरीश चौधरी ने ड्राइवर को गाड़ी जल्दी आगे बढ़ाने का इशारा कर दिया और बिना जवाब दिए ही निकल गए। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल शाम कांग्रेस आलाकमान को भेजे अपने 7 पन्नों के इस्तीफे में लिखा कि मैं आपके और आपके बच्चों के आचरण से बेहद आहत महसूस करता था, जिन्हें मैं अब भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं अपने बच्चों से करता हूँ। दुर्भाग्य से नवजोत सिद्धू पर लगाम लगाने के बजाय उन्हें राहुल और प्रियंका का संरक्षण प्राप्त हुआ, जबकि आपने इनकी चालों से आंखें मूंद ली। इसके साथ ही अमरिंदर ने नए राजनीतिक दल पंजाब लोक कांग्रेस के गठन की घोषणा कर दी है। अमरिंदर के इस कदम की आहट पार्टी को पहले से थी, क्योंकि अमरिंदर के सलाहकार ने इसका ऐलान काफी पहले कर दिया था और कांग्रेस को भी पता था कि आज नहीं तो कल ये होना ही है। इंतजार ऐलान का था, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि पार्टी का एक धड़ा अमरिंदर के साथ जा सकता है। इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के अलावा कुछ विधायक भी हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस के सांसदों के भी संपर्क में हैं। कम से कम 7 से 8 सांसद तो कैप्टन खेमे के ही माने जाते हैं। हालांकि लोकसभा के सांसदों का कार्यकाल अभी 2.5 साल के करीब बचा हुआ है, इसलिए संभव है कि कोई सांसद फिलहाल जल्दीबाजी में पाला न बदले। पंजाब कांग्रेस के लिए एक तरफ अमरिंदर चुनौती बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू खुद भी पार्टी की खाई खोदने में लगे हैं। सिद्धू ने चंडीगढ़ में एक रैली में जो कहा, उससे चन्नी को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि सिद्धू उनके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं या जमीन खोदने में लगे हैं। मेरे लिए ये धर्म की लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के विच मैं हार नहीं सकता, मैनू पता है मेरी हार लिखी नहीं। जे मेरा सब कुछ भी चला गया तां भी गलियां महल्लियां दे विच खड़ के कहूंगा, पंजाब दे लोको ऐतकी वोटां एजेंडे ते पाइयो, लॉलीपॉपां ते ना पाइयो, ना पाइयो। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लगातार निशाने पर लिए हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के चुनाव जीतने के दावे को इस भीतरघात से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। शायद इसीलिए चन्नी सिद्धू को साथ लेकर मंगलवार को बाबा केदारनाथ की शरण में पहुंचे। दोनों ने बाबा केदार से क्या आशीर्वाद मांगा होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं।
अब खबर दिल्ली के ग्रीन पार्क से है, जहां मल्टी लेवल पार्किंग में लोहे की प्लेट्स गिर गईं। बताया जा रहा है कि पिछले साल नवंबर के महीने में ही इस मल्टी लेवल कार पार्किंग का उद्घाटन किया गया था। जमीन पर गिरे हुए ये लोहे की प्लेट्स मल्टी लेवल पार्किंग की बदहाली की कहानी बता रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ग्रीन पार्क इलाके की ये मल्टी लेवल पार्किंग महज 1 साल पहले ही बनी है। इसका उद्घाटन पिछले साल नवंबर में हुआ था। उद्घाटन में बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा था। उद्घाटन भी जोर शोर से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने किया था, लेकिन अचानक से इस मल्टी लेवल पार्किंग के एक हिस्से से लोहे की प्लेट्स गिर गई, जिससे वहां पार्क की गई गाड़ियों को अच्छा खासा नुकसान हुआ। नहीं है अथॉरिटी, एक मेंटेनेंस इंजीनियर है, वो भी क्या करेगा? वो तो एम्प्लॉई है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन कोई नहीं है। 21 लाख का गाड़ी है मेरा, तो मैं अभी घर जाऊंगा तो सो पाऊंगा? आप सो जाएंगे, मैं तो नहीं सो पाता। मामले की जानकारी मिलने पर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती भी पहुंचे और सारा ठीकरा एमसीडी पर फोड़ दिया। बहुत ही दुखद और चोट पहुंचाने वाला और कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का नायाब नमूना है ये भाजपा शासित एमसीडी का। मामले पर राजनीति अभी लंबी खिंचेगी। हालांकि कोई भी ये जवाब नहीं दे रहा कि महज कुछ ही महीनों पहले जिस मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन हुआ वो गिरी क्यों, कौन है जिम्मेदार? तो देखिए, मंदी दूर होती दिख रही है, लेकिन तेल के दाम जश्न में खटाई डालने का काम कर रहे हैं। पहली बार डीजल शतक के करीब है, पेट्रोल सेंचुरी मार चुका है। सवाल है कि जिम्मेदार कौन है? देखिए खास जहाँ गाड़ी पहले 2-3 दिन चलती थी, वहाँ एक ही दिन में पेट्रोल खत्म हो जाता है। सबको आवाज उठानी चाहिए, एक बंदा आवाज उठा के कुछ नहीं करेगा। हमारी जेब में करीब 4,000 रुपए महीने का फर्क पड़ गया। तेल की कीमत अब चीते की रफ्तार पकड़ ले तो जनता करती है त्राहिमाम। पेट्रोल पंप पे आने लगे ऐसे लगता है यहाँ हॉस्पिटल चले हैं। कहीं पे सामान गिराता हूँ तो आदमी बोलता है इतना भाड़ा क्यों बढ़ गया। तो हम लोग आगे से क्या कर सकता है? बंद करेंगे तो बीवी बच्चा भूखा रह जाएगा। सरकारें तो आती हैं, बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन सामना तो जो मतलब लोगों को, आम लोगों को ही करना पड़ता है। तेल के दाम अब आसमान छूते हैं तो जनता में मचता है हाहाकार। थोड़ा बहुत कमाते थे, कारोबार भी नहीं है। पेट्रोल का शौक का बढ़ रहा, कारोबार भी नहीं है। अपन वोट डाल के इन लोगों को जीता है ना, इसके वजह से अपन भरना ही पड़ेगा। बस 1,000 रुपया लगता था, अब वहाँ पे 2,000 रुपया खर्च हो रहे हैं। और हाहाकार तो मचेगा ही जब पेट्रोल भरवाने में बजट का तेल निकल जाए। देश के 6 शहरों में पेट्रोल की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि 100 नहीं, 110 नहीं, बल्कि 120 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। तेल के दाम बढ़ते हैं तो असर 2 तरह के होते हैं। जनता महंगाई की चक्की में पिसती है, सरकार और तेल कंपनियां मुनाफा कमाकर मालामाल होती हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए तेल कंपनियों के मुनाफे पर नजर डालिए। इस तिमाही में बीपीसीएल ने 1501 करोड़ से ज्यादा का, तो एचपीसीएल ने 1795 करोड़ से ज्यादा के मुनाफे से जेब भरी, जबकि जुलाई से सितंबर 2021 की तिमाही में आईओसीएल को 6,360 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। कुछ इसी तरह से केंद्र और राज्य सरकारें भी एक्साइज और वैट का मुंह नहीं छोड़ पा रही हैं। दिल्ली में 1 नवंबर को तेल की कीमत की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 69 पैसे थी, जिसमें टैक्स का हिस्सा 58 रुपए 21 पैसे था। यानी कुल कीमत में 53% हिस्सा जनता टैक्स के रूप में दे रही है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों का टैक्स शामिल है। इसी तरह 1 नवंबर को दिल्ली में डीजल की कीमत थी 98 रुपए 42 पैसे, जिसमें केंद्र और राज्य का टैक्स का हिस्सा था 46 रुपए 17 पैसे। यानी तेल की कुल कीमत में 47% हिस्सा टैक्स है। आपने तेल की बढ़ी हुई कीमत में टैक्स का खेल समझा। अब जान लीजिए कि कैसे जीएसटी के दायरे में तेल को लाने पर जनता से महंगाई का बोझ उतर सकता है। अगर तेल जीएसटी के दायरे में आ जाए तो 1 नवंबर को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत होती 65 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत होती 66 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर।
तो फिर तेल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता? इस सवाल का जवाब भी एक सवाल है, क्योंकि अगर तेल को जीएसटी के दायरे में ले आए तो तेल कंपनियों और सरकार की कमाई का क्या होगा? आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबर यूपी चुनावों की कर लेते हैं। 13 राज्यों में हुए उपचुनावों की बात हम कर रहे हैं, जहां पर नतीजे पार्टियों के लिए कहीं खुशी तो कहीं गम वाले रहे हैं। और सवाल ये कि क्या उपचुनावों के नतीजे जनता के मूड का भी संदेश देते हैं? लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने जहां बीजेपी को झटका दिया, कांग्रेस को ताकत दी, टॉनिक दी, तो वहीं टीएमसी को और मजबूत बनाया। सबसे पहले एक नजर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर डालिए। 14 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों में से 12 बीजेपी और सहयोगी दलों के खाते में गई, 9 सीटें कांग्रेस और सहयोगी दलों को मिली, 4 पर टीएमसी ने कब्जा जमाया, जबकि 4 विधानसभा सीटें अन्य के खाते में गई। खास बात यह है कि इस उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस बीजेपी को पटखनी देने में कामयाब रही। बीजेपी से 4 सीटें कांग्रेस ने छीन ली, जिससे हिमाचल प्रदेश की जुब्बल, अर्की और कोटखाई सीट पर कांग्रेस काबिज हुई, जबकि राजस्थान में बीजेपी का गढ़ धरियावद सीट पर भी कांग्रेस ने किला फतह किया। राजस्थान में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर कांग्रेस गदगद है। सीएम गहलोत ने जीत पर बधाई दी, लेकिन असम और बिहार में बीजेपी का दम दिखा। असम में 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को जीत मिली, तो वहीं बिहार की 2 विधानसभा सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू का परचम लहराया। बिहार की लड़ाई ज्यादा दिलचस्प थी, क्योंकि करीब 6 साल बाद लालू यादव चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन पार्टी को फायदा नहीं मिला। उल्टा बड़े बेटे तेज प्रताप ने हार के लिए पार्टी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। संगठन में जैसे जगदानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बर्बाद करने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ रहा है। हमारे छोटे भाई को कितना दर्द हो रहा होगा वो हम भली भांति जानते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में एक बार फिर जश्न मनाने का मौका सिर्फ टीएमसी को ही मिला। चारों सीटों पर टीएमसी ने अपना झंडा बुलंद किया। दिनहाटा में बीजेपी सबसे ज्यादा 1.64 लाख वोटों के अंतर से हारी, तो वहीं खरदाह सीट पर बीजेपी को महज 20,000 वोट मिले, जबकि गोसाबा, खरदाह और दिनहाटा सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। अब बात लोकसभा सीटों के नतीजों की कर लेते हैं। 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें एसपी की खंडवा सीट बीजेपी की झोली में गई, तो वहीं मंडी लोकसभा सीट से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह कांग्रेस के टिकट पर जीती। दादरा और नगर हवेली शिवसेना के खाते में गई। दादरा नगर सीट जीतना शिवसेना के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं, क्योंकि पहली बार शिवसेना किसी दूसरे राज्य में जीती है। ये हमारे अपोजिशन वाले बोल रहे दिवाली के बाद हम फटाके फोड़ेंगे, बम फोड़ेंगे। उनसे पहले तो हमने हमारे जीत के बम फोड़ दिए हैं। देखते रहो आगे आगे क्या होता है। पूरे देश में जहां जहां उपचुनाव हुए हैं वहां बीजेपी हार गई है। लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में सरकार होते हुए भी हार बीजेपी को परेशान जरूर कर रही होगी, जबकि हिमाचल और राजस्थान के नतीजे कांग्रेस की हिम्मत बढ़ाने वाले रहे। चलिए, वक्त हो चुका है आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी क्या है कार्टून ऑफ द डे, और हमारे साथ स्टूडियो में है इरफान जी। आइए देखते हैं इरफान जी क्या बना रहे हैं। इरफान भाई के आज के कार्टून में घड़ी दिख रही है और घड़ी एनसीपी का चुनाव चिन्ह है। अब समझ लेते हैं इरफान भाई से, बहुत तीखा सा तैयार किया है। विकास जी, आपने देख लिया घड़ी। घड़ी जो है वो आपको वक्त बताती है। वक्त अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अब आपको ये तय करना है कि आपका वक्त
किन घटनाओं के कारण कैसा चल रहा है। इसके साथ में ये पार्टी जो है एनसीपी, इसके साथ में भी यही हो रहा है कि इनकी घड़ी तो सही है लेकिन वक्त ठीक नहीं है। हमारी मास्टर क्लास देखिए इस बार फिर कल यानी गुरुवार को आपके सामने होगी और आप देखिए मेरे साथ में कार्टून बनाने के नए नए टिप्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।